बिहार में चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां इस रणनीति पर काम करने में लगी हैं कि आखिर अपनी सीट के समीकरण को कैसे साधना है, कैसे उस खास वर्ग को अपना बनाना है जिसने पिछले चुनाव में किसी दूसरे निशान को चुना था, कैसे एक बार फिर विकास को मुद्दा बनाना है और फिर उसे राजनीति के हाशिए पर चढ़ा देना है, कैसे बयानों को विवादों में तब्दील करना है जिससे चर्चा गरमाई रहे, जिससे मुद्दा गरमाया रहे, जिससे जनता को भरमाने का तरीका मिलता रहे, जिससे कि राजनीति होती रहे, जिससे कि नेताओं को चमत्कार की उम्मीद बनी रहे, जिससे कि फिर एक बार वोट गिरे लेकिन विकास के पक्ष में नहीं, विवाद के पक्ष में। इसलिए तो एक और जहां पीएम मोदी बिहार में विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास करने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर उसी बिहार में दारोगा और पुलिस भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। क्योंकि पार्टियां जानती हैं कि जब बड़े नेता आएंगे और बड़े मंच से अपने चुनावी सुर को साधेंगे तो जनता तो मंत्रमुग्ध हो ही जाएगी। कौन इन आंदोलनों को याद रखेगा, कौन इन प्रदर्शनों को याद रखेगा, कौन याद रखेगा कि किसके माथे कितनी लाठियां बजी, नौकरी ना मिलने से किसके मुंह की रोटी छीन ली गई, किसका घर उजड़ गया और किसके सपनों का घर नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के तले दबा दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज द एयर नाउ शो में बात करेंगे भाग्य और दुर्भाग्य की, बात बिहार की। उस बिहार की जहां चुनाव है, जहां आज पीएम मोदी हैं, जहां आज विद्यार्थियों पर लाठियां भी चली हैं। सभी पर एक एक कर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चुनाव की, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी अभी राज्य का दौरा करने पहुंचे हैं। बिहार का चुनाव वैसे तो हमेशा ही दिलचस्प होता है, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा एक लेवल ऊपर का है। पिछले दिनों को ही देख लीजिए, कभी पीएम की मां को गाली से राज्य में बंद बुला दिया जाता है, तो कभी विपक्ष पूर्व डिप्टी सीएम की पत्नी पर हुई विवादित टिप्पणी को लेकर सड़क पर नजर आता है। इसी बीच कोई ऐसा नेता निकलता है जिसे वोटरों के अधिकार की ऐसी चिंता जगती है कि पूरा गुट ही एकजुट हो जाता है। ये पूरा मामला वोट का है, कोई किसी का हितैषी नहीं है। ये बात भी चुनाव के बाद स्पष्ट ही हो जाना है, लेकिन चुनाव तक कहां किसी को अपनी चीजें नजर आती हैं, न नेता को, न पार्टी को और न ही जनता को। खैर, इन बातों का कोई अंत ही नहीं है। ऐसे में हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी का मुख्य बिंदु बिहार का सीमांचल क्षेत्र है, जहां किसी भी पार्टी का कभी वर्चस्व नहीं रहा। इसलिए हर चुनाव में सभी पार्टियां इस क्षेत्र में डीठ गड़ाए बैठी हैं। अब चूंकि पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन यहां से ठीक ठाक रहा था, इसलिए बीजेपी अपनी स्थिति को यहां और मजबूत करना चाहती है। ऐसे में पार्टी ने सबसे बड़ा दांव अपने सबसे बड़े चेहरे पर चला है, यानी कि पार्टी के स्वयंभू नरेंद्र मोदी। अब स्वयंभू इसलिए कि पिछले भाषण में मोदी जी स्वयं खुद की तुलना शिव से कर चुके हैं। खैर, उस पर अभी नहीं जाते हैं, बात करते हैं पूर्णिया की, जहां से सीमांचल की राजनीति को साधने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर पीएम मोदी आज बिहार के सीमांचल क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज इस रिपोर्ट में चर्चा इसी पर होगी। कलकत्ता के कार्यक्रम में हुई देरी से पीएम बिहार के कार्यक्रम में देरी से पहुंचे। अपने अभिभाषण में पीएम ने इसके लिए माफी भी मांगी। पीएम ने अपने अनोखे अंदाज में संबोधन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंगिका में लोगों से सीधे बातचीत की। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि धनतेरस, छठ और दिवाली से पहले ही बिहार के 40 लाख परिवारों को पक्के घर का तोहफा मिला है। मोदी तब तक नहीं रुकने वाले जब तक सभी गरीबों को पक्का घर नहीं मिल जाता। इस दौरान पीएम ने एक बार फिर मोदी की गारंटी की बात दोहराई। कहा कि पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीबों को सेवा, यही हमारा उद्देश्य है। हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए इस सीमांचल क्षेत्र का विकास जरूरी है। लेकिन कुशासन और आरजेडी की सरकार ने जिस तरह से इस क्षेत्र को प्रभावित किया है, उससे अब तक सीमांचल उभर नहीं पाया। लेकिन अब यह क्षेत्र विकास के फोकस पर है, मोदी के फोकस पर है। इसका विकास तय है, लेकिन बिहार के विकास की गति, बिहार के विकास की प्रगति कुछ लोगों को भा नहीं रही। कांग्रेस और आरजेडी पर सीधा हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि बिहार जब भी आगे बढ़ता है, कांग्रेस और आरजेडी को पचता नहीं है। हम बिहार के विकास की बात करते हैं और ये बी से बिहार और बी से बीड़ी की बात करते हैं। पीएम ने अपने अभिभाषण में एसआईआर और घुसपैठ पर बोलते हुए कहा कि मोदी की गारंटी है कि बिहार में घुसपैठ पर ताला लगेगा। यहां किसी दूसरे का कानून नहीं चलेगा। ये भारत है और यहां भारत का कानून ही चलेगा।
आज के अभिभाषण में पीएम जिस तरह से विपक्ष पर खुले तौर पर हमलावर नजर आए, उससे यह समझा जा सकता है कि बिहार का चुनावी बिगुल अब मोदी के द्वारा आधिकारिक तौर पर फूंका जा चुका है। आपको बता दें कि पीएम का यह दौरा सीमांचल के सीट समीकरण को साधने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शायद यही कारण भी है कि इस दौरे को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया जिसमें वो पीएम पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम को कोट करते हुए कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आने से शिक्षकों से पढ़ाना छुड़वाकर कंडक्टर बना दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों, जीविका दीदियों, आशा, ममता, शिक्षा मित्र, विकास मित्र और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को भीड़ लाने का मुश्किल टारगेट और तनाव दिया जाता है। आपके एक दौरे पर 100 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो रहा है। इस पैसे का हिसाब कौन देगा? बिहार जैसे गरीब राज्य पर इतना वित्तीय बोझ ठीक नहीं है। इस पैसे का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य योजनाओं में किया जा सकता है। अपने बयान में आगे तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपको याद है कि आज से ठीक 11.5 साल पहले आप इसी पूर्णिया से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा करके गए थे। वादा तो झूठा निकला। इस बार भी आप झूठे वादों की बरसात करने आ रहे हैं। अब एक दौरे को लेकर विपक्ष के सबसे बड़े नेता का पीएम पर सीधा हमला सियासत के रंग को बता रहा है कि सीमांचल की सीटें कितनी जरूरी हैं। इस क्षेत्र की सीटों का पिछले 20 साल का विश्लेषण करें तो मिलता है कि इस इलाके में किसी पार्टी का कोई वर्चस्व अब तक नहीं रहा है। हालांकि बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव में सबसे बेहतर था, लेकिन माजरा पूर्णिया में अलग था। सीमांचल के 24 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू को जहां 12 सीटों का जीत मिला, वहीं इन्हें पूर्णिया में हार का सामना करना पड़ा था। कारण था पूर्णिया का मुस्लिम बहुल इलाका। अब यह तो सबको पता है कि बिहार में मुस्लिम वोट पर अधिकार किसका रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आरजेडी भी इस क्षेत्र में मात्र एक सीट पर सिमट के रह गई थी। अब ऐसे में दोनों दल अपने पक्ष को मजबूत करने की लड़ाई में लगे हैं। आरजेडी अपना एम वाइज समीकरण साधने की फिराक में है, तो वहीं बीजेपी इस बार मुस्लिम वोट को भी अपने हिस्से करने की फिराक में नजर आ रही है। यही कारण है कि पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को यहां चुनाव के समय दौरे पर भेजा है। अब पीएम मोदी की वाकपटुता से तो सब वाकिफ हैं ही। ऐसे में देखना यह होगा कि इस दौरे का असर कैसे और कितना पड़ता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि पीएम अपने साथ साथ किन योजनाओं का सौगात लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पीएम ने सबसे पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने 3 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस और जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस। इसके अलावा विक्रमशिला कटिहार रेल लाइन का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 2170 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पीएमओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जिक्र किया गया है कि 111 किलोमीटर लंबी अररिया से गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा भागलपुर के पीरपैंती में 3800 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना और कोसी मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया। पीएम आवास योजना के तहत 40,920 लाभार्थियों को गृह प्रवेश का लाभ मिलेगा। सुपौल और कटिहार जिलों में आईडी और एसटीपी कार्य की आधारशिला भी रखी गई। कटिहार, भागलपुर और दरभंगा में नई पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। साथ ही सीमांचल के किसानों के वोट को साधने की पूरी तैयारी की गई। बताया जा रहा है कि किसानों और पशुपालकों को आधुनिक तकनीक से लैस सीमेंट सुविधा का लाभ मिलेगा और सबसे जरूरी, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन भी होने जा रहा है। अब इन सभी योजनाओं और परियोजनाओं का असर सीमांचल के 24 सीटों पर कितना पड़ेगा, अब ये देखने वाली बात होगी और रिजल्ट ही बताएगा। देखने वाली बात ये भी होगी कि विपक्ष इन सीटों को कैसे साधता है। देखने वाली बात यह भी होगी कि सियासत में जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। तभी अंत में यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह चुनाव बिहार का भाग्य निर्धारित करेगा या दुर्भाग्य। खैर, ये तो बात की बात है। फिलहाल बिहार जिस दुर्भाग्य की स्थिति से गुजर रहा है, बात उसकी करते हैं। तो एक और बिहार में जहां पीएम के आने की तैयारियां हो रही थी, वहीं दूसरी ओर पटना में दारोगा और पुलिस भर्ती को लेकर सोमवार को प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था। इस पिटाई का शिकार सिर्फ वहां मौजूद अभ्यर्थी ही नहीं हुआ, वहां मौजूद पत्रकारों को भी पीटा गया। हमारे चैनल एयर नाउ की टीम जब रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची तो उसके साथ भी बदसलूकी की गई, पुलिस की लाठियां चलाई गई। खैर,
ये केवल हमारी टीम की पिटाई की कहानी नहीं है, ये कहानी उन हजारों अभ्यर्थियों की पिटाई की कहानी है जो आज अपनी परेशानी लिए सड़कों पर उतरे थे, इस आस में कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनके हक की बात सुनी जाएगी। लेकिन उन्हें कहां पता था कि बदले में उन्हें लाठियां नसीब होंगी। आइए सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये कहानी शुरू हुई आज सुबह से, जब पटना कॉलेज से हाथों में तिरंगा लिए अभ्यर्थी सुबह 11 बजे सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले। अभ्यर्थी सबसे पहले जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़ डाक बंगला पहुंचे। यहां पहले सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका तो वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। कोतवाली थाने के पास पुलिस ने अभ्यर्थियों को फिर से रोक दिया। वो नहीं रुके तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया। अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठी से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जो जहां मिला, जैसे मिला, उसे वहीं पीटा गया। किसी के साथ भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई, यहां तक कि पत्रकारों के साथ भी नहीं। प्रदर्शन को कवर कर रही एएनआई की टीम के साथ भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। कैमरामैन को पीटा, लाठियां चलाई। आप सीधे हमारे संवाददाता प्रेम की रिपोर्ट को देखिए, जो मौके पर मौजूद रहे। सोचिए, जो पुलिस पत्रकारों को पीटने पर आमादा हो जाए, वो अभ्यर्थियों के साथ क्या ही करेगी। लेकिन अभ्यर्थियों ने कहा, जान से मार दीजिए पर हटेंगे नहीं। जिसके बाद प्रदर्शन को लीड कर रहे शिक्षक रोशन आनंद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बिठा दिया। जिसके बाद अभ्यर्थियों ने गाड़ी को घेर लिया और उसके सामने बैठ गए। मामला शांत कराने के लिए पुलिस ने रोशन आनंद को छोड़ दिया। इसके बाद आनंद ने बताया कि पिछले 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है, इसको लेकर ही हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस, दारोगा और सिपाही भर्ती में पारदर्शिता लाई जाए, यही हमारी मांग है। बिहार में 17 लाख के करीब कैंडिडेट्स दारोगा और पुलिस भर्ती का फॉर्म भरते हैं। आनंद के अलावा छात्र नेता खुशबू ने भी प्रदर्शन का कारण बताते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से बिहार पुलिस दारोगा भर्ती की वैकेंसी निकालने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आने वाले 10 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद नई भर्ती की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। ऐसे में सरकार को तुरंत दारोगा भर्ती की वैकेंसी जारी करनी चाहिए। खुशबू पाठक ने आगे कहा कि आने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों को न तो प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाता है और न ही OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाती है। यहां तक कि आंसर की भी जारी नहीं किया जाता। ये लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। कुछ अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि ये उनका हक है, उन्हें पता चले कि आयोग ने किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही माना और उन्हें कितने अंक दिए गए। लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिपाही भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से पूरी की जाए। अब आप हमें ये बताइए कि आखिर इन मांगों में ऐसा क्या था कि इन अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि जैसे कि ये कोई गुंडे हो। पुलिस प्रशासन ये आदेश देने से पहले ये भूल गया क्या कि यही अभ्यर्थी कल को चलकर इसी पुलिस बल का हिस्सा भी होने वाले हैं। ऐसा करने से इन अभ्यर्थियों के मन में अपने प्रशासन के प्रति कैसी धारणा बनेगी। क्या पुलिस बल को यह नहीं सोचना चाहिए? क्या ये बिहार का दुर्भाग्य नहीं है कि अपने हक की बात उठाने के लिए अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है? खैर, इन सवालों का जवाब समय देगा। आप देखते रहिए नाउ। आपके लिए इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे साथी आदर्श ने। कैमरे के पीछे मौजूद हैं हमारे साथी अभिषेक, जिसने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है। कल फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।